अध्याय 51 साबुन। सर्दियों की कड़कड़ाती ठंड में जब कार्यशाला क्षेत्र का निर्माण शुरू हुआ तो युवराज सिंह अचानक 900 से ज्यादा नए मजदूरों का पेट भरने के जिम्मेदार बन गए। ऊपर से सैन्य शिविर में भी नए भर्ती सैनिक जुड़ते जा रहे थे। अब कुल मिलाकर लगभग 3000 लोगों का भोजन उनकी जिम्मेदारी बन चुका था। चांदी का लगातार बहना युवराज सिंह के सीने पर भारी बोझ बन गया। व्यापार के अलावा उनके पास कोई ऐसा साधन नहीं था जिससे वे जल्दी धन इकट्ठा कर सकें। इसीलिए चाहे अपनी व्यापारिक कंपनी बनाना हो या वांग परिवार और किन परिवार का इस्तेमाल कर धन कमाना हर पल कीमती था। गुलामों से जुड़ी बातें निपटाकर युवराज सिंह वांग परिवार के महल पहुंचे, जंगली कबीलों के साथ व्यापार पर बात करने के लिए। पर जैसे ही वे अंदर पहुंचे, वांग चेंगचो धपर से घुटनों के बल गिर पड़े और वांग शीजे तो पसीने से तरबतर कांपने लगे, क्योंकि उन्हें खबर मिल चुकी थी कि सम्राट विक्रमेंद्र और रानी जरीन ने युवराज सिंह को चांदी भेजी है। और राजधानी किशनपुर चांगौन से भी खबरें आ रही थीं कि किरण क्राउन प्रिंस का गुट भी युवराज के पक्ष में झुक रहा है। एक अवहेलित युवराज और एक समर्थित युवराज, दोनों की ताकतें जमीन आसमान का फर्क थीं। पहले वे युवराज की अनजानियत का फायदा उठाने की हिम्मत कर लेते थे, पर अब अगर युवराज सिंह उन पर विदेशी कबीलों से मिलीभगत का आरोप लगा दें तो वांग परिवार पूरी तरह खत्म हो सकता था। युवराज सिंह ने उनकी हालत देख हल्की सी सांस छोड़ी। ये पहली बार था जब उन्होंने वांग चेंगचो की आंखों में सच्चा डर देखा। सम्राट और महारानी की भेजी चांदी सही समय पर आ गई थी, इससे वे उनकी प्राधिकृति उधार ले पा रहे थे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। एक खत्म होती उम्मीद और युवराज की योजना। मास्टर वांग, भाई वांग, उठिए, मैं कोई आरोप लगाने नहीं आया, युवराज सिंह ने शांत स्वर में कहा। इस साल उत्तर के बर्फीले मैदानों में हुयानतो कबीले के हजारों जानवर जमकर मर गए हैं। हाल ही में उनके जासूस चंदनपुर कांगजो की सेनाओं की जांच कर रहे हैं। शायद आप समझ रहे हैं कि उनका इरादा क्या है। वांग चेंगचो ने कपड़े से पसीना पोंछा। सुना है युवराज, दूध, मांस, घी सब जानवरों पर ही निर्भर है। अगर इस बार जानवर मर गए तो वसंत में उनके पास चराने को कुछ भी नहीं बचेगा। भूख से मरने की नौबत आएगी, युवराज सिंह ने धीरे कहा। तो इस संकट को रोकने का सबसे आसान तरीका है। वांग चेंगचो तुरंत बोले, कृपा कर आगे कहें। युवराज ने सीधा हल नहीं बताया ताकि दोष उनके सिर न आए। जब जानवर मर जाते हैं व्यापारी उन्हें खरीदते नहीं, पर उनका चर्बी फैट साबुन बनाने में काम आ सकता है। अगर कोई व्यापारी कुछ अनाज देकर चर्बी ले आए तो जंगली कबीलों को कोई एतराज नहीं होगा। उन्हें फैट की कीमत नहीं समझ आती। दोनों वांग एक दूसरे को देखने लगे। युवराज उठ खड़े हुए। बस इतना कहना था, उम्मीद है चंदनपुर सुरक्षित रहे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। वांग परिवार की चाल। जैसे ही युवराज चले गए, वांग शीजे ने पूछा, पिताजी, ये व्यापार बहुत लाभदायक है और लगता है युवराज हमें इशारा कर रहे थे। वांग चेंगचो धीरे से उठकर कुर्सी पर बैठे। ये युवराज सिंह बेहद चालाक हैं। खुद पर विदेशी मिलीभगत का आरोप नहीं चाहते, लेकिन संकट सुलझाना भी उन्हीं को है। पर हम भी जोखिम नहीं ले सकते, तो क्या करें? वांग चेंगचो मुस्कुराए। हम खुद यह व्यापार नहीं करेंगे, बस अफवाह फैला देंगे कि हमारा परिवार चर्बी खरीद रहा है। बाकी व्यापारी खुद भागेंगे। हमें सिर्फ थोड़ा पैसा लगाना पड़ेगा, पर आरोप हमारा नहीं होगा। मैं किन परिवार जैसा मूर्ख नहीं बनूंगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। पहली चर्बी पहुंचती है और साबुन बनने लगता है। 7 दिन बाद वांग परिवार ने पहली खेप चर्बी की किशनपुर किंगजो भेज दी। युवराज सिंह बेहद प्रसन्न हुए। साबुन निर्माण के लिए आखिरी सामग्री मिल गई थी। उन्होंने कारखाना विभाग को 5 विशाल लोहे की कढ़ाइयां बनवाईं। यही साबुन तैयार होना था। लता लू खास तौर पर ये देखने आई थीं। युवराज, ये कितनी बदबूदार चर्बी है, साबुन कैसे बनेगा इससे? लता ने नाक सिकोड़कर पूछा। युवराज हल्के से मुस्कुराए। चिंता मत करो, तुमने जो एसेंशियल ऑयल्स तैयार किए थे ना, उनका काम अब आएगा। लता शर्म से लाल हो गई। मैं तो समझी थी आप इत्र बना रहे हैं। कढ़ाइयों में उबलती चर्बी से धुआं उठ रहा था। मांस और खाल अलग कर ली गई थी, अब शुद्ध चर्बी तैयार थी। इस बार युवराज ने क्षार एल्कलाई भी खुद लाया था। वांग शीजे को तो पता भी नहीं था ये क्या है। जैसे ही क्षार कढ़ाई में डाला गया, फायर एक रासायनिक प्रतिक्रिया हुई और चर्बी हलवे जैसी गाढ़ी होने लगी। फिर उन्होंने उसमें तैयार किए गए खुशबूदार तेल मिलाए। जब मिश्रण सही अवस्था पर पहुंचा, 10 मजबूत मजदूरों ने कढ़ाइयां उठाकर इसे चौकोर सांचे में डाल दिया। कुछ घंटों बाद दूधिया सफेद हल्की खुशबू वाली साबुन की बड़ी बड़ी टिकियां जम चुकी थीं। मजदूर उन्हें बड़ी छुरियों से काटकर छोटे छोटे साबुन की टिकियों में बदल रहे थे। अध्याय 52 तितली का प्रभाव, द बटरफ्लाई इफेक्ट। राजवंश का एक छोटा बदलाव जिसके असर पूरे साम्राज्य पर पड़ने वाले थे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। साबुन की पहली झलक और वांग शीजे की चकाचौंध। युवराज, क्या ये सच में साबुन है? वांग शीजे की आंखें चमक उठीं।
उसने एक टुकड़ा उठाने ही वाला था कि युवराज सिंह ने रोका। अभी मत छूना, ये पूरी तरह सख्त नहीं हुआ, 2 दिन और लगेंगे। इस बार युवराज ने कारखाने की बजाय हस्तनिर्मित साबुन की पारंपरिक विधि अपनाई थी। औद्योगिक तरीके से नमक डालकर इसे तुरंत जमाया जा सकता था, पर उसमें बहुत सटीक नियंत्रण चाहिए था। अभी जरूरत नहीं थी। वांग परिवार को अपने काफिलों और जहाजों की तैयारी में 2 दिन तो वैसे भी लगने थे। सामने खड़ी लता लू लुओ तो दिल थामकर खड़ी थी। युवराज, ये तो बहुत सुंदर है। आंखों में चमक, जैसे कोई नया खजाना देख लिया हो। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 2 दिन बाद साबुन रवाना होने को तैयार। 2 दिन बाद, जब साबुन पूरी तरह जम गया, युवराज सिंह ने वैसे ही कुछ टुकड़े निकाले। ये टुकड़े किशनपुर चैंगांत महल भेजे जाने थे। रानी जरीन और महल की अन्य रानियां इन उत्पादों को फैशन में बदलने की ताकत रखती थीं। युवराज जानते थे, सामान्य जनता की पसंद महल की रानियों से ही बनती थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कीमत तय करने की बैठक। वांग शीजे राजमहल आए। युवराज, हम इस साबुन की कीमत क्या रखें? युवराज मुस्कुराए। पहले तुम बताओ, भाई वांग। वांग शीजे ने गहरी सांस ली। किशनपुर में परंपरागत यीजी पुराना साबुन सिर्फ महल में उपयोग होता है। उसकी कीमत 25 तौल चांदी प्रति पीस है। पर हमारा साबुन उससे कहीं बेहतर है, बड़ा है और महीने भर चलता है। मेरे हिसाब से 50 तौल चांदी प्रति पीस उचित है। 50 तौल, आज के हिसाब से लगभग लग्जरी परफ्यूम की कीमत। पर यह साबुन भी आम लोगों के लिए नहीं था। ये साम्राज्य के सबसे अमीर और शक्तिशाली घरानों के लिए था। युवराज हंसे। ठीक है, मैं 5 तौल की छूट दे देता हूं। वांग शीजे चौंका। सिर्फ 3 तौल? युवराज, आपने किन परिवार को शराब पर 10 तौल की छूट दी थी? युवराज ने पलटकर कहा, पर क्या किन परिवार 1500 बोतल एक बार में बेचते हैं? मैंने इस बार 1500 साबुन एक ही बैच में बनाए हैं। अधिक छूट देना नुकसान होगा। वांग शीजे चुप हो गए। इतनी मात्रा पर 3 तौल भी बहुत लाभ दे रहा था। उन्होंने कहा, मैं पिताजी से बात करके उत्तर दूंगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कारोबार में एक नई चाल। वांग शीजे के जाते ही युवराज सिंह ने ली कयुवान को बुलाया। हम वांग और किन परिवार को पूरे व्यापार पर कब्जा नहीं करने देंगे। इस बार साबुन और शराब दोनों का 50% हिस्सा हमारे अपने व्यापारियों को दिया जाएगा। तुम दक्षिण जाओ और यह माल खुद बेचो। ली कयुवान आवेश में बोला। पर युवराज, अगर हम पूरा व्यापार खुद संभालें तो पूरा लाभ हमारा होगा। युवराज ने शांत स्वर में कहा, किशनपुर किंगजो के 4 बड़े कुल अभी भी ताकतवर हैं। अगर मैंने उन्हें अलग कर दिया, तो न नियम लागू होंगे, न खेती सेना टशन व्यवस्था चलेगी। थोड़ा लाभ बांटना पड़ेगा, तभी वे हमारा साथ देंगे। ली कयुवान समझ गया। जी, युवराज, मैं जहाज तैयार करवाता हूँ। युवराज जानते थे, अगर सब कुछ वांग और किन परिवार को सौंप दिया जाए, तो वे कुछ भी कीमत लगा देंगे, काला बाजार भी करेंगे। अपने व्यापारियों को शामिल करना ही एकमात्र तरीका था इन दोनों परिवारों को नियंत्रित रखने का। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सर्दियां और नया उद्योग क्षेत्र जन्म लेता है। कुछ घंटे बाद वांग शीजे फिर लौट आया। और जैसा युवराज ने सोचा था, वांग परिवार ने सौदा स्वीकार कर लिया। आखिर कौन ऐसा लाभ छोड़ेगा? अब युवराज सिंह ने निर्णय लिया। आने वाली पूरी सर्दियां वे कार्यशाला क्षेत्र का विस्तार करेंगे। शराब के लिए अलग कारखाना, साबुन के लिए अलग कारखाना, इत्र और सुगंध तरल बनाने का कारखाना, इस्पात, ढलाई, पानी से चलने वाली मशीनें और लेथ। यह क्षेत्र किशनपुर किंगजो का औद्योगिक हृदय बनने वाला था। इस बीच ली कयुवान के व्यापारी काफिले और वांग व किन परिवार के व्यापारिक मार्ग पूरे साम्राज्य में फैलने लगे। सामान दूर दूर के इलाकों में पहुंचा और चांदी की नदियां वापस किशनपुर में बहने लगीं। और ऐसे किशनपुर में युवराज सिंह की पहली सर्दियों में एक छोटी सी तितली ने पंख झटके और उसका प्रभाव पूरा महान भारतीय साम्राज्य बदलने वाला था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। महल किशनपुर चैंगान। महाराज, आपने कल जो साबुन भेजा था, आह, नहाते ही ऐसा लगा जैसे जीवन में पहली बार नहाया हूं। एक रानी ने उत्साहित होकर कहा। मेरी त्वचा तो इतनी मुलायम हो गई कि पंख भी फिसल जाए। और मेरे चेहरे का तेल पूरा साफ। ऐसा साबुन आज तक नहीं देखा। जी, उसे तो मैंने फेंकवा दिया। महल की सभी रानियां एक साथ हंसने लगीं। रानी जाओ मुस्कुरा रही थीं। ये साबुन युवराज सिंह ने खास तौर पर भेजा था। पहले परफ्यूम, अब साबुन। महल की महिलाएं इसे हाथों हाथ लेने लगीं। रानी जरीन ने कहा, सुना है किशनपुर शहर में भी साबुन बिकना शुरू हो गया है। पर वहां के लोग इसकी कीमत क्या जानेंगे? एक रानी ने कहा। बहन जरीन ने बताया कि महल वाला साबुन युवराज खुद भेजते हैं, बाहर वाले से कहीं बेहतर। रानी जाओ और जरीन एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दी। रानी जाओ बोली, बाहर का साबुन भी युवराज सिंह का ही है। वह साम्राज्य की सेवा कर रहे हैं, हमें भी उनका साथ देना चाहिए। हाँ, महारानी बिल्कुल सही कहती हैं।
मैं अपनी बहन को बुलाकर बताती हूँ कि महल की सभी रानियां सिर्फ युवराज सिंह का साबुन इस्तेमाल कर रही हैं। रानी जरीन ने संतोष से सिर हिलाया। युवराज सिंह ने सही जगह निवेश किया था। महल की रानियों को अपना बना लिया। और अब उनकी आवाज दरबार में युवराज के लिए समर्थन खड़ा करेगी। अध्याय 53, कारोबार का नया मॉडल तारांकन। चांगोन पहुंचकर वांग शिजिए को 7 दिन भी पूरे नहीं हुए थे कि उसके साथ लाया गया साबुन अचानक शहर की सबसे चर्चित चीज बन गया। शुरुआत में तो बड़े घरानों की महिलाओं ने इस नई चीज को कोई खास तवज्जो नहीं दी, पर आज तो नजारा ही बदल चुका था। वांग परिवार की दुकान के बाहर नौकरानियों, सहायिकाओं और घर प्रबंधकों की लंबी लाइन लगी थी। शहर में खबर आग की तरह फैल चुकी थी। ग्रेटर दैन महल की रानियां, यहां तक कि रानी जरीन भी यही साबुन इस्तेमाल कर रही हैं। बस इतना सुनना था और चांगोन की शाही महिलाओं ने घरों से निकलने में देर नहीं की। कुछ ही दिनों में पहला साबुन घरों में पहुंचते ही मांग आसमान पर जा पहुंची। अब तो अमीर युवा भी लाइन में लगने लगे थे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। चांगोन का मजेदार नजारा। 2 रईस युवक दुकानी भीड़ में मिले। अरे भाई ली, आप भी। भाई जाओ, मैं क्या बताऊं, मेरी बहन ने कल साबुन लगाया और पूरी रात उसे निहारती रही। आज मैं मिस लियू को देने जा रहा हूं। झाओ ने हैरानी से पूछा, तुमने अपनी बहन का साबुन उधार ले लिया? ली ने नाक ऊपर उठाई। उधार मत कहो, मैं बस ले आया था। इतने में दुकान खुली और दोनों बिजली की तरह अंदर भाग गए। वांग शिजिए दरवाजे पर खड़ा स्तब्ध था। वह नहीं जानता था कि साबुन इतनी तेजी से पूरे शहर को दीवाना बना देगा। यहां तक कि महलों से लेकर कोठों तक हर जगह इसकी मांग थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। दक्षिण में ली का युआन की सुनहरी सफलता। उत्तर में शाही घराने, पर दक्षिण खास तौर पर जिनलिंग अमीर व्यापारियों का गढ़। यहाँ ड्रंकन किशनपुर, ड्रंकन केंगजू और इत्र पहले से सुपरहिट थे, क्योंकि इत्र सिर्फ ली का युआन के पास था। वांग और किंग घराने को इसकी तकनीक नहीं मिली थी। अब साबुन की अफवाह फैली कि ग्रेटर दैन महल की रानियां भी इसे लगाती हैं। बस पूरा स्टॉक 2 दिन में साफ हो गया। सरायों में, गलियों में, बाजारों में हर जगह इन्हीं चीजों की चर्चा। एक दिन सराय में एक युवक बोतल लहराते बोला, ये इत्र है। जानते हो किसने इसे वापस मशहूर बना दिया? दूसरा बोला, क्या वो वानहुआ पवेलियन वाली मिस शुआंग, जिसकी बदबू की वजह से उसे कोई नहीं चुनता था? युवक ने हंसते हुए कहा, हाँ वही। इस इत्र ने उसकी गंध मिटा दी, अब उसके चाहने वालों की लाइन लगी है। दूसरा युवक बोला, अगर इतना असरदार है तो मैं भी लगाता हूँ। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। किशनपुर केंगजू में अभूतपूर्व हलचल। पहले वीरान रहता युवराज सिंह का राजमहल अब रोज हजारों व्यापारियों से भरा हुआ था। महल के द्वार तक पहुंच पाना मुश्किल। 2 महीने में साबुन, इत्र और ड्रंकन किशनपुर ने उत्तर दक्षिण में तूफान मचा दिया। व्यापारी ऐसे उमड़ रहे थे जैसे शहद पर मधुमक्खियां। जोया के हाथ हर दिन उपहारों से भर जाते। महल के कमरे तोहफों से भर चुके थे। लता तो खुशियों से फूली नहीं समाती। हर व्यापारी मिठाई लाता और वह हंसते हुए खाती। बहुत स्वादिष्ट। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पंडित पंकज पैंग युकुन की चिंता। महल का अव्यवस्था देखकर पंडित पंकज बोले, युवराज, यह कोई राजमहल का हाल नहीं है। लता डरकर जोया के पीछे छिप गई। युवराज सिंह हंसकर बोले, पंडित जी, बस उत्साह थोड़ा ज्यादा है। पंडित पंकज ने गंभीर स्वर में कहा, आपने इतने उपहार ले लिए हैं, पर व्यापारियों को क्या जवाब देंगे? अगर इनकी मांगे मान ली तो वांग और किंग घराने को भारी नुकसान होगा। युवराज मुस्कुराए, आप चिंता मत कीजिए, मैंने सब सोच रखा है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। युवराज सिंह की असली योजना। युवराज की सोच बहुत आगे की थी। तीनों उद्योग, साबुन, इत्र, ड्रंकन किशनपुर, सब अपने पास रखकर एक बड़े राज्य को सप्लाई करना असंभव था। इसलिए युवराज ने फैसला किया, तकनीक को पूरी तरह नहीं, आंशिक रूप से व्यापारियों को देना। साबुन वही बनाएंगे, पर क्षार एल्कलाइट सिर्फ युवराज की फैक्ट्री से मिलेगा। मतलब सोने की खान तो युवराज के पास ही रहेगी। सारे कारखाने किशनपुर में ही लगेंगे। इससे शहर अमीरों का गढ़ बन जाएगा। अपने संसाधनों को बड़े उद्योगों पर लगाना। साबुन, इत्र उनके लिए छोटी चीजें थीं। युवराज का लक्ष्य पूरे साम्राज्य पर अधिकार था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पंडित पंकज पहले विरोध करते रहे, पर युवराज के तर्क और ज्ञान ने अंत में उन्हें भी सोचने पर मजबूर कर दिया। ग्रेटर दैन लंबी दौड़ के लिए ये रास्ता बेहतर है। बहुत जल्द ही वांग और किन परिवार भी समझ जाएंगे कि यह योजना सभी के लिए फायदेमंद है। अध्याय 54, वाणिज्य महासभा, चेंबर ऑफ कॉमर्स, तारांकन। किशनपुर केंगजू आज तक कभी इतना चहल पहल वाला नहीं दिखा था। दूर दूर से आए व्यापारी, हाथी घोड़ों की कतारें, सरायों में भीड़, गलियों में विदेशी बोली, पूरा शहर मानो सोने की खान पर बैठा हो। 3 दिन इंतजार करने के बाद शहर में एक घोषणा लगाई गई। ग्रेटर दैन किशनपुर में उपस्थित सभी व्यापारी पेटेंट ऑफिस से साबुन बनाने की विधि प्राप्त कर सकते हैं। आगे के नियम पेटेंट ऑफिस में बताए जाएंगे।
ये सुनते ही व्यापारी दीवाने हो गए। पेटेंट ऑफिस क्या है? कहाँ है? कुछ ही देर में पूरा शहर पेटेंट ऑफिस की तरफ भाग रहा था, जो कि राज प्रशासक भवन गवर्नर्स ऑफिस के ठीक सामने था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। वांग परिवार की बेचैनी। जहां सारे व्यापारी खुश थे, वहीं सबसे पहले शिकायत लेकर आया वांग परिवार का वांग शिजिए। युवराज सिंह शांति से बोले, तुम्हारा परिवार भी साबुन के कारखाने खोल सकता है, जितना चाहो उतना बनाओ। वांग शिजिए अवाक रह गया। काफी सोचने के बाद उसने पूछा, पर महाराज, जब इतने व्यापारी साबुन बनाएंगे तो कीमत कौन नियंत्रित करेगा? क्षेत्रीय झगड़े कैसे रोके जाएंगे? युवराज हल्के से मुस्कुराए, मैंने इस पर पहले ही विचार कर लिया है। इस युग की सबसे बड़ी समस्या यही थी, व्यापारियों के बीच खून खराबा, क्षेत्रीय रंजिश और राजाओं की छुपी हुई राजनीति। हर व्यापारी चाहता था कि अपने इलाके में वही अकेला बेच सके, कोई दूसरे व्यापारी को अंदर न घुसने दे। ये समस्या सिर्फ पुरानी दुनिया की नहीं, आधुनिक भारत में भी वही होता है। वांग शिजिए झुककर बोला, कृपया मार्गदर्शन दें महाराज। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। गुप्त हथियार, वाणिज्य महासभा, ट्रेड गिल्ड। युवराज सिंह ने कहा, एक वाणिज्य महासभा बनाई जाएगी, ट्रेड गिल्ड। वांग शिजिए समझ नहीं पाया, सो युवराज ने विस्तार से समझाया। साबुन की कीमतें महासभा तय करेगी, कौन किस क्षेत्र में बेचेगा ये भी महासभा तय करेगी। व्यापारी आपस में गलती करेंगे तो आर्बिट्रेशन ऑफिस सजा देगा, और महासभा सभी व्यापारियों से फीस भी लेगी। ये हिस्सा युवराज ने मुस्कुराकर हल्का छुपा लिया। वांग शिजिए के लिए सबसे खास बात थी, वांग परिवार को एक तय क्षेत्र की बिक्री का विशेष अधिकार दिया जाएगा, पर उसके लिए फीस देनी होगी। वांग परिवार सकपका गया, पर इनकार नहीं कर सकता था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पेटेंट ऑफिस में हलचल। पेटेंट ऑफिस में व्यापारी एक नई दुनिया देख रहे थे। अरे भाई चेन, ये युवराज तो सच में अद्भुत हैं, पेटेंट ऑफिस भी और अब ये गिल्ड भी। पास खड़ा गोल मटोल व्यापारी बोला, हमें क्या चिंता, हमारे पास तो राजा वीरेंद्र प्रिंस वे का निजी पत्र है। युवराज सिंह हमें जरूर मान देंगे। कुछ और व्यापारी बोले, हमारे साथ तो राजा यादवपुर, राजा धनपुर और राजा लैतापुर के व्यापारी भी आए हैं। प्रतियोगिता भयंकर होगी। वही आंगन में रेशमी कपड़ों में डूबे, सोने से लदे व्यापारी इकट्ठा खड़े थे, हर एक अपने प्रदेश का दिग्गज। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। महासभा का महान दिन। अगले दिन किशनपुर के राज प्रशासक भवन में करीब 1000 व्यापारी जमा हुए। इतनी भीड़ देखकर हर कोई समझ गया, इस व्यापार में सोना है और सत्ता भी। युवराज सिंह मुख्य आसन पर बैठे, चारों ओर सैनिकों की अनुशासित पंक्तियां, और सामने व्यापारी कुछ खुश, कुछ नर्वस, कुछ डरते हुए। उन्हें 50 सिफारिशी पत्र दिए गए थे, राजाओं, मंत्रियों, यहां तक कि कुछ शाही राजकुमारों और राजकुमारियों के। पर युवराज ने सबको एक निगाह में देख लिया। ये पत्र मेरे लिए बेकार हैं, क्योंकि मेरे फैसले के पीछे कोई दबाव काम नहीं करेगा। सभी व्यापारी चुप। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। युवराज सिंह का घोषणा पत्र। युवराज बोले, आप सब जानते हैं कि आपको क्यों बुलाया गया है, किशनपुर की वाणिज्य महासभा, चेंबर ऑफ कॉमर्स की स्थापना के लिए। सभी ने एक साथ कहा, कृपया मार्गदर्शन दें महाराज। युवराज बोले, साबुन, इत्र और ड्रंकन किशनपुर, आप सब इन्हीं के लिए आए हैं। महासभा ये सुनिश्चित करेगी कि हर सदस्य को समान अवसर मिले। भीड़ में हलचल मच गई। एक व्यापारी उठा, क्या इत्र और ड्रंकन किशनपुर की निर्माण तकनीक भी दी जाएगी? युवराज सिंह ने सिर हिलाया, नहीं, उनकी तकनीक गुप्त रहेगी, पर जो व्यापारी महासभा में शामिल होंगे उन्हें इन दोनों के बिक्री अधिकार मिलेंगे। पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। बहुत बढ़िया, ये सफर सफल हुआ। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। महासभा के नियम। युवराज सिंह ने नियम पढ़े। हर प्रदेश की बिक्री का अधिकार नीलामी से मिलेगा। कीमतें महासभा तय करेगी। आर्बिट्रेशन ऑफिस व्यापारियों के झगड़े सुलझाएगा। बिना सदस्यता के कोई व्यापारी बिक्री अधिकार नहीं पाएगा। पेटेंट ऑफिस तकनीक सिर्फ सदस्यों को देगा। व्यापारी दंग रह गए। उनके लिए यह मानो नई सभ्यता थी। व्यापार के ऐसे सिद्धांत उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तभी युवराज सिंह ने विशाल नक्शा खोल दिया। यह महान युग, ग्रेट यू का नक्शा है। हर जनपद, हर प्रांत एक व्यापार क्षेत्र है। आज आप सबके पास विकल्प है, महासभा से जुड़कर अपार धन कमाएं, या किशनपुर को छोड़कर चले जाएं। मैं किसी को मजबूर नहीं करूंगा। सभा में गहरा सन्नाटा छा गया। हर व्यापारी अपने मन में हिसाब लगा रहा था। फैसला आसान नहीं था, पर अवसर इतना बड़ा था कि इनकार भी असंभव। आयरन साम्राज्य, अध्याय 55। एक विशाल सौदा। किशनपुर केंगजू के सबसे बड़े सराय वेजिया रेस्टोरेंट में आज असामान्य भीड़ थी। युवराज सिंह के बुलावे पर दूर दूर से आए व्यापारी छोटे छोटे समूहों में बातें कर रहे थे। वेटर इतने व्यस्त थे कि बैठने का समय भी नहीं मिल रहा था। हैन भाई, यह नया व्यापार संघ ट्रेड गिल्ड आपको कैसा लगा? एक व्यापारी ने पूछा। हैन ने लंबी सांस भरी।
एक बात तो साफ है, युवराज सिंह किसी राजा से कम नहीं, दिमाग और नीति दोनों में महारथी हैं। किशनपुर में बैठे बैठे उन्होंने पूरे साम्राज्य के व्यापारियों को अपनी मुट्ठी में ले लिया है। जो भी इस संघ में शामिल होगा वही उनकी शर्तों पर चलेगा। दूसरा व्यापारी बोला, लेकिन अगर हम शामिल न हो तो? अच्छी शराब, इत्र, साबुन सब उन्हीं के पास है। बिना संघ के हमें कुछ नहीं मिलेगा, और अगर शामिल हुए तो जो भी सामान बेचेंगे उस पर भारी शुल्क देना पड़ेगा। क्यों न राजा वीरेंद्र प्रिंस यान से कहकर इन मालों पर रोक लगवा दें? हेन ने सिर हिलाकर कहा, कोई फायदा नहीं होगा। अगर राजा वीरेंद्र रोक भी लगा दें तो व्यापारी चोरी छुपे माल पहुंचा देंगे। नुकसान तो हमारा ही होगा, युवराज का नहीं। मतलब संघ में शामिल होना ही पड़ेगा। हाँ, हेन बोला। युवराज ने ऐसी चाल चली है जिसमें विकल्प ही नहीं छोड़ा। पूरे रेस्टोरेंट में यही चर्चा थी। युवराज ने हालात ऐसे बना दिए थे कि व्यापारी मजबूरन उसी की नीति में बंध गए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। नीलामी का दिन। अगले दिन साम्राज्य का सबसे बड़ा नीलामी सम्मेलन किशनपुर राजभवन में शुरू हुआ। युवराज सिंह पंडित पंकज, कान्हैया दत्त और लिकाई से घिरे हुए आए। युवराज, ये जो आपने महानगरों का विशाल नक्शा बनवाया है, ये तो अद्भुत है। पंडित पंकज ने दीवार पर टंगे विशाल भू मानचित्र को देखकर कहा। नक्शा इतना सटीक था कि उसमें प्रांतों, पहाड़ों, नदियों और सीमाओं तक की बारीकी दर्ज थी। युवराज मुस्कुराए। बस थोड़ा बहुत काम किया था। अगर आज अच्छी बोली लग गई तो गर्मियों में हमें सभी योजनाएं शुरू करने के लिए पर्याप्त धन मिल जाएगा। कई काम पड़े हैं। नीचे व्यापारियों की भीड़ शांत थी, बस एक आवाज गूंजी। युवराज, मैं राजा वीरेंद्र के पूरे क्षेत्र प्रिंस वेस टेरिटरी के सभी 16 जिलों के व्यापार अधिकार खरीदना चाहता हूँ। 3 लाख चांदी काफी होगी। लिकाई हंस पड़े। सभी को पता है कि राजा वीरेंद्र का इलाका साम्राज्य का सबसे धनी हिस्सा है, विशेषकर जिनलिंग, जहां व्यापारी, विद्वान, कलाकार सबका जमावड़ा रहता है। 3 लाख? भाई, ये तो कम है। भीड़ फुसफुसाने लगी। वो तो डिंगवानकवान है। कहते हैं उसके परिवार की दौलत 1 करोड़ चांदी से कम नहीं। उसके घर में खाने के कटोरे तक सोने के हैं। युवराज सिंह ये सुनकर हक्का बक्का रह गए। 1 करोड़ चांदी? उन्हें तो कुछ हजार चांदी मिलते ही खुशी हो जाती थी। पंडित पंकज मुस्कुराए। युवराज, हर प्रांत में कुछ बड़े व्यापारी तो होते ही हैं। डिंगवानकवान कोई अनोखा नहीं। देश का सबसे अमीर परिवार तो जियांगनान का काओ परिवार है। उनकी संपत्ति तो आधे साम्राज्य जितनी है। आधा साम्राज्य? युवराज दंग रह गए। पंकज ने शांत स्वर में कहा, लेकिन याद रखें, व्यापारी चाहे जितना भी धनवान हो, राजा के सामने वह सिर्फ कटे जाने के इंतजार में मोटा सुअ है। राजा चाहे तो एक आदेश में सब छीन सकता है। युवराज की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। ये साम्राज्य सच में ताकत का खेल था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। बोली युद्ध। भीड़ में एक व्यापारी बोला, डिंग भाई, इतना कम दाम? अगर नहीं खरीदते तो मैं बोली लगा देता हूँ। ये था हानकांग, राजा वीरेंद्र के विरोधी राजा वीरेंद्र प्रिंस यान का व्यापारी। युवराज, मैं 10 लाख चांदी की बोली लगाता हूँ। डिंग वानकवान का चेहरा तमतमा गया। 10 लाख बहुत था, लेकिन पीछे हटते तो अपमान होता। उसने दांत भींचकर कहा, मैं 13 लाख चांदी दूंगा। भीड़ में सन्नाटा। हर कोई समझ चुका था, ये सिर्फ व्यापार नहीं, सत्ता और प्रतिष्ठा की लड़ाई थी। आखिरकार हर क्षेत्र पर अपने अपने प्रांतों के बड़े व्यापारियों ने कब्जा कर लिया। सबसे भयंकर मुकाबला राजधानी चंदनपुर चैंगान के लिए हुआ, जहां 10 व्यापारियों ने मिलकर साझा कंपनी बनाकर अधिकार खरीदे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अध्याय का परिणाम। दिन समाप्त होने तक पूरा महान साम्राज्य व्यापार संघ के नियमों के तहत बांट दिया गया, और युवराज सिंह बिना एक चांदी निवेश किए 7 मिलियन चांदी 70 लाख कमा चुके थे। अब अगले कदम के रूप में व्यापारी किशनपुर में जमीन खरीदेंगे, कारखाने बनाएंगे, रोजगार बढ़ेगा, कर बढ़ेगा, पूरा क्षेत्र साम्राज्य का नया आर्थिक केंद्र बन जाएगा। युवराज दूर से भीड़ को देखते हुए मुस्कुराए। अभी तो शुरुआत है, किशनपुर की असली उन्नति अब शुरू होगी। अध्याय 56, धन का बंटवारा। व्यापार संघ की भारी नीलामी समाप्त होते ही व्यापारी अपने अपने गुटों में बढ़कर चले गए। लेकिन राजभवन के भीतर का माहौल बिल्कुल उल्टा था, उत्साह और राहत। पंडित पंकज ने आते ही सिर झुकाकर कहा, बधाई हो युवराज, इस बार तो आपने 70 लाख चांदी इकट्ठा कर ली। किशनपुर के इतिहास में आज तक इतना धन कभी नहीं देखा गया। कान्हैया दत्त और लिकाई भी खुशी से चमक रहे थे। कान्हैया बोला, युवराज, इस धन से हम अपने खदान, कारखाने, कार्यशालाएं, खेतीबाड़ी और जागीर सब एक साथ शुरू कर सकते हैं। लिकाई जुड़ गया, और जहाज कारखाना भी। लक्ष्य लूफे लगातार कह रहा है कि व्यापारी बेड़े को बड़े जहाजों की सख्त जरूरत है। युवराज सिंह के लिए ये सब किसी सपने जैसा था। कुछ समय पहले तक वह कुछ हजार चांदी के लिए परेशान रहते थे, और अब अचानक इतने धन के मालिक बन गए। लेकिन तुरंत उन्हें याद आया, राजा वीरेंद्र प्रिंस वे के एक व्यापारी के पास ही उनसे ज्यादा धन था।
वह मुस्कुराकर बोले, रास्ता लंबा है, पर मेहनत जारी रहेगी। अगर हम सब साथ रहें, तो हमारी जागीर किसी भी राजा से कम नहीं रहेगी, चाहे वह राजा वीरेंद्र ही क्यों न हो। ये सुनकर पंडित पंकज ने आश्चर्य से युवराज को देखा। पथ कठिन है, पर मैं अविराम प्रयास करूंगा। युवराज की यह पंक्ति किसी विद्वान कवि जैसी थी। पंडित पंकज का सम्मान और बढ़ गया। अब उनके लिए युवराज सिर्फ शासक नहीं, विद्वान साथी भी थे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। योजनाएं शुरू और परेशानियां भी। पंडित पंकज ने गंभीर स्वर में कहा, वसंत आने में बस 1 महीना है युवराज। खेती बाड़ी दल अभी भी बैल और औजारों की कमी से जूझ रहे हैं। किशनपुर का खजाना खाली होने वाला है। कान्हैया दत्त ने भी आह भरकर कहा, मेरी खदानों की हालत भी वही है। 1 लाख चांदी तो बस दास खरीदने और खदान की बस्ती बनाने में ही खत्म हो जाएगी। लिकाय और चंद्रेश भी हाथ जोड़कर खड़े हो गए, लेकिन युवराज सिंह ने उन्हें रोक दिया। रुकिए, समझ गया, इसलिए आप सब चेहरे पर इतनी चमक लिए घूम रहे हैं। सबकी नजर मेरी चांदी पर है। सभी हंस पड़े। पंडित पंकज ने गंभीरता से कहा, युवराज, बिना चांदी कुछ नहीं होता। अब जब आपने अपनी प्रतिभा से इतना धन जुटाया है, तो ये धन जागीर के हित में लगना ही चाहिए। युवराज मुस्कुराए, ठीक है, बताए कितना चाहिए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। धन का महाबंटवारा गणना के बाद तय हुआ। किशनपुर खजाना पंडित पंकज 10 लाख चांदी। खदान विभाग कान्हैया दत्त 15 लाख चांदी। मशीनरी वर्कशॉप जिला लिकाई 20 लाख चांदी। नतीजा, युवराज का बड़ा खजाना आधा खाली हो गया। अब बचा 25 लाख। जोड़, सम्राट विक्रमेंद्र द्वारा भेजे गए 10 लाख इक्वल्स 35 लाख चांदी। युवराज ने कलम उठाए और लिखा, जहाज कारखाना 20 लाख चांदी। क्योंकि समुद्र ही असली व्यापार का द्वार था। देश की सीमाएं तो छोटी थीं, सच्ची दौलत समुद्र पार के बाजारों में थी। बाकी विभाग अपनी अपनी तैयारी में निकल गए। अब सभी के हाथ में चांदी थी, इसलिए कोई भी झिझक या देरी नहीं करने वाला था। युवराज ने गहरी सांस ली। इतना धन आया भी और चला भी गया, लेकिन ये सब किशनपुर की उन्नति के लिए था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। युवराज की निजी जिंदगी। जेब में बचे कुछ चांदी के नोट संभालकर युवराज राजभवन की ओर लौट रहे थे। काफी समय से किफायत से रह रहा हूं, अब तो जिंदगी सुधरेगी। वह मन ही मन सोच रहे थे, शायद थोड़ा मनोरंजन भी कर लूं। क्या इस साम्राज्य की गणिकाएं फिल्म अभिनेत्रियों जैसी सुंदर होती होंगी। इसी वक्त घोड़ों की तेज टापें। युवराज का दिल धक से रह गया। हमला, हत्या की कोशिश की यादें अब भी ताजा थीं, लेकिन वह था लक्ष्य, सेना का कप्तान। युवराज, लक्ष्य घोड़े से उतरकर बोला, सुना है आपने सबको चांदी बांट दी, लेकिन किशनपुर सेना का क्या? क्या हम आपके अपने लोग नहीं? युवराज मन ही मन बोले, धत तेरे पंडित पंकज, इसीलिए जाते समय ऐसी मुस्कान दे रहा था। लेकिन तुरंत जेब से बचा 10 लाख चांदी निकाला और लक्ष्य को थमा दिया। किसने कहा नहीं दिया? मैं तो खुद देने आ रहा था। ये लो पूरा बचा हुआ धन तुम्हारा। सेना मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। लक्ष्य खिल उठे, धन्यवाद युवराज, और खुशी खुशी घोड़े पर चढ़कर चला गया। युवराज ने सिर पकड़ लिया। सारी जिंदगी की कमाई एक झटके में उड़ गई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। महल में छोटा सा चमत्कार। राजभवन पहुंचे तो लता और जोया नौकरों को निर्देश दे रही थीं। व्यापारियों से आए उपहार सजाए जा रहे थे। महलों में महीनों से सूना सूना माहौल था। आज वहां घी, बढ़िया तेल, गाय भैंस का मांस, हिरन का मांस, उत्तम रेशम, GINSENG, बर्फ कमल, सुंदर चीनी मिट्टी, सोना चांदी, सब कुछ भरा पड़ा था। युवराज को देखते ही लता बोली, युवराज, इस बार तो उपहारों की बाढ़ आ गई है। जोया शालीनता से आगे आए और बोली, और कई व्यापारियों ने तो उपहारों के अंदर चांदी भी छिपाकर भेजी है। ये लीजिए। युवराज ने गिना, 2 लाख चांदी, और सब पर एक ही मुहर काओ। वह हंस पड़े, अरे पंडित पंकज, मनुष्य सोचता कुछ है, भाग्य करता कुछ है। जोया, इसे छुपा कर रखो, और ध्यान रहे पंडित पंकज को खबर न लगे। जोया हंसते हुए बोली, सारी चांदी उन्होंने ले ली होगी, है न? युवराज ने सिर हिलाया। वह पंडित पंकज की नीयत समझते थे। धन सही जगह लगना चाहिए, लेकिन थोड़ा निजी खर्च बुरा नहीं होता। अध्याय 57, बैलों से चलने वाला जलचक्र तारांकन। राजधानी चंद्रनगर में इन दिनों एक ही चर्चा थी। किशनपुर के राजकुमार युवराज सिंह ने व्यापारी संघ बनाकर साबुन, इत्र और मतवाला किशनपुर शराब की व्यापार नीलामी कर दी। महायू साम्राज्य की राजनीति का केंद्र होने के कारण यहाँ के बड़े घराने और रईस ऐसे बदलावों पर बिजली की तरह प्रतिक्रिया देते थे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। राजकुमारों की साजिशें, शिकार के बहाने सत्ता की बातें। राजधानी से दूर गहरे जंगल में द्वितीय राजकुमार करणवीर और षष्ठम राजकुमार महेंद्र सैन्य पोशाक में शिकार पर निकले थे। उनके पीछे सैकड़ों सिपाही, सेवक और शिकारी कुत्ते चलते जा रहे थे। घने जंगल में तीर चढ़ाते हुए करणवीर हंसा। महेंद्र, कभी सोचा था हमारा 7वां भाई वो युवराज सिंह इतना चालाक निकलेगा?
महेंद्र मुस्कुराया। चालाक नहीं, बस छोटे मोटे व्यापारी दांव। राजकुमार होकर भी दिन भर व्यापारियों के बीच घूमता है, कुलीन कहलाने लायक नहीं। करणवीर घृणा से बोला। रानी जरीन की छाया में रहकर वह क्या कर लेगा? 100 सोने के थैलों की भीख देकर कोई सम्राट नहीं बनता। दोनों ठहाका लगाकर हंस पड़े। इसी बीच एक छोटा हिरण झाड़ियों से भागा, शिकारी कुत्तों से डरकर। करणवीर ने तीर चढ़ाया और दबी आवाज में कहा, महेंद्र, शिकार साथ में करें। ये वाक्य सत्ता संघर्ष का सांकेतिक संवाद था। शिकार मतलब सिंहासन। महेंद्र ने घोड़ा दौड़ाते हुए कहा, जब आप गद्दी पर बैठेंगे भाई, तो उस बेकार साथ में भाई को भी शिकारगाह में घसीट लाएंगे। करणवीर ने ठंडी मुस्कान के साथ तीर छोड़ा। तीर ने हिरण के गले को चीर दिया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। तृतीय राजकुमार झनकुमार राजनीति का शांतबाज। दूसरी ओर अपने महल में तृतीय राजकुमार झनकुमार गुप्त पत्र पढ़ रहे थे। उनके पास खड़े थे राजस्व मंत्रालय के उप मंत्री ली जोंग। ली जोंग बोला, महाराज, चतुर्थ राजकुमार का षड्यंत्र उल्टा पड़ गया। उन्होंने किशनपुर के राजकुमार को फंसाने की कोशिश की, लेकिन उल्टा उनका विश्वास ही खो दिया। झनकुमार मुस्कराए। वह सोचता था युवराज सिंह मुझे नुकसान पहुंचाने आएगा, लेकिन ऐसा लगता है वह उत्तराधिकार की लड़ाई में पड़ना ही नहीं चाहता। ठीक वैसे जैसे राजा वीरेंद्र प्रिंस वेड ने किया था। ली जोंग धीरे से बोले, अजीब है, पुराना किशनपुर का राजकुमार तो सीधे राजधानी पहुंचकर रिपोर्ट दे देता, लेकिन अब यह नया युवराज सिंह चुप है और व्यापारियों के साथ जुड़ रहा है। झनकुमार की आंखें संकुचित हुईं। शायद हम सभी उसे कम आंक रहे हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। चतुर्थ राजकुमार समरवीर, कुलों की राजनीति। एक अन्य विशाल महल में चतुर्थ राजकुमार समरवीर अपने सलाहकारों ज़ेंग कुल से विचार विमर्श कर रहे थे। समरवीर गुस्से में बोले, किशनपुर का वह छोकरा कुछ भी कर ले, मुझसे क्या फर्क पड़ता है। बस झनकुमार तृतीय राजकुमार को लाभ नहीं होना चाहिए। ज़ेंग कुल के वरिष्ठ ज़ेंगहोंगवन शांत आवाज में बोले, आप गलत हैं। युवराज सिंह अब पहले जैसा नहीं रहा। उसकी भूमि मजबूत हो रही है, नए आविष्कार बाहर आ रहे हैं। वह भविष्य में महत्वपूर्ण सहयोगी हो सकता है। समरवीर तिरस्कार से बोले, जब तक वह उपयोगी बनेगा, सम्राट जीवित ही नहीं रहेंगे। कमरा एकदम शांत हो गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। किशनपुर, जहां इतिहास बदल रहा था, जब राजधानी की राजनीति उबल रही थी। युवराज सिंह इन सब चर्चाओं से बिल्कुल अनजान थे। उनका पूरा ध्यान किशनपुर की औद्योगिक और कृषि व्यवस्था को खड़ा करने में लगा था। व्यापार नीलामी से मिली चांदी उन्होंने जहाज बन रहे कारखानों, हथियार कारखानों और खदानों तक बांट दी। पंडित पंकज मजदूरी बकाया चुका रहे थे और युवराज सिंह के साथ मिलकर नए जलचक्र वाटर व्हील्स के निर्माण की योजना बना रहे थे। जब युवराज सिंह ने नया नक्शा दिखाया, पंडित पंकज चौंक गए। महाराज, इसमें तो लोग चलने वाले तख्ते ही नहीं हैं, तो ये जलचक्र चलेगा कैसे? युवराज सिंह मुस्कराए, ये बैलों से चलने वाला जलचक्र है, नंदी जलयान, ऑक्स पावर्ड वाटर व्हील। पंडित पंकज दंग रह गए। ऐसा यंत्र मैंने कभी नहीं सुना। युवराज सिंह ने आंख दबाते हुए कहा, क्योंकि यह सोच तुम्हें नहीं, मुझे आई है। पंडित पंकज ने चिढ़कर कहा, ठीक है महाराज, 5 दिन में इसका मॉडल बनवाए। जरूर, युवराज सिंह ने हंसते हुए कहा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। किशनपुर उद्योग क्रांति की पहली धड़कन। ये जलचक्र अनोखा था। गियर प्रणाली पर आधारित। बैल क्षैतिज धुरी को घुमाएगा, वह बड़े लकड़ी के गियर को चलाएगा। वह सीध में खड़े दूसरे गियर को घुमाएगा, जिससे बाल्टियों की श्रृंखला लगातार पानी ऊपर उठाती जाएगी। मानव श्रम कम, कुशलता कई गुना अधिक। ये किशनपुर की कृषि को बदल देने वाला कदम था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। तारांकन, दूर राजधानी में राजकुमारों की लड़ाई, और यहाँ किशनपुर में उद्योग क्रांति की शुरुआत। तारांकन, जब चंद्रनगर के राजकुमार सिंहासन के लिए लड़ रहे थे, युवराज सिंह चुपचाप साबुन, इस्पात और नई तकनीक से एक ऐसा साम्राज्य बना रहे थे, जो एक दिन महायु साम्राज्य की राजनीति ही नहीं, इसका भविष्य बदल देगा। और किसी को पता भी नहीं था कि जिस भिखारी राजकुमार को वे हंसी उड़ाते थे, वही जल्द साम्राज्य की धन संपदा, उद्योग और भाग्य का असली मालिक बनने वाला था। अध्याय 58, श्रम अंक व्यवस्था, वर्क पॉइंट सिस्टम। 5 दिन बाद किशनपुर के यंत्र निर्माण विभाग ने वह अद्भुत यंत्र तैयार कर दिया। बैल चालित श्रृंखला जलचक्र, नंदी जलयन। जब पंडित पंकज ने उसे चलते हुए देखा, तो उनकी आंखें अविश्वास से फैल गईं। 2 बैलों द्वारा खींची जा रही विशाल धुरी, उससे जुड़े 3 अलग अलग आकार के लकड़ी के गियर, और आगे सतत चलती बाल्टियों की श्रृंखला, जो लघु शीतल नदी का पानी ऊपर किनारे पर पहुंचा रही थी। उस दृश्य ने उन्हें स्तब्ध कर दिया। जो पानी सामान्य जलचक्र घंटों में ला पाता था, ये यंत्र कुछ ही समय में कई गुना ज्यादा ऊपर पहुंचा देता था। इससे बेहतर जलसंचयन प्रणाली उन्होंने कभी नहीं देखी थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पंडित पंकज, एक टूटे हुए स्वप्न और नई आशा की कहानी। पंडित पंकज एक विद्वान परिवार से थे।
न कोई बड़ा कुल, न कोई ताकतवर रिश्तेदार। उनकी पीढ़ियां छोटे से जिला प्रशासन में कार्यरत रहीं। बचपन से उन्होंने यही सुना, योग्य राजा की सेवा करो, राष्ट्र को स्थिर बनाओ। लेकिन राजधानी चंद्रनगर में 10 वर्ष चीखते चिल्लाते बीत गए। भ्रष्ट कुलों तथा बड़े खानदानों के बीच ईमानदार अधिकारियों का ना मूल्य था, ना भविष्य। उन्होंने सैकड़ों रिपोर्टें लिखीं, भ्रष्टाचार, मिलीभगत, अंदरूनी सौदे। लेकिन दरबार ने सब अनदेखा कर दिया। सम्राट विक्रमेंद्र भी अब इन कुलों की जंजीरों में बंध चुके थे। उत्तर के आक्रमणकारी कबीले मजबूत होते जा रहे थे। दरबार शांति कर देकर कुछ सालों की सांसें खरीदता था, लेकिन छिटपुट हमले हर वर्ष बढ़ते जा रहे थे। पंडित पंकज को कई बार लगा, महायू साम्राज्य जल्द ही टूट जाएगा और उत्तर के कबीले लोहे के खुरों से समूचे सभ्यता क्षेत्र को रौंद देंगे। 5 वर्ष पहले उन्होंने दरबार को झकझोरने की कोशिश की, पर परिणाम मिला निर्वासन। उन्हें किशनपुर के उस समय के बदनाम राजकुमार युवराज सिंह के साथ भेज दिया गया। 5 वर्षों तक वह मन ही मन टूट चुके थे, बस सेवानिवृत्ति की प्रतीक्षा। लेकिन अब उनके हृदय में बुझी चिंगारी फिर से जलने लगी थी। उन्होंने युवराज सिंह को देखा, पिछले 2 महीनों का परिवर्तित, परिपक्व, विजन वाला राजकुमार, एक बुद्धिमान राजा बनने की क्षमता वाला मनुष्य, एक हल्की, दुर्लभ मुस्कान पंडित पंकज की कठोर मुखाकृति पर उभरी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। युवराज सिंह की मुस्कुराहट और पंडित पंकज का पुनर्जन्म। युवराज सिंह ने चुटकी ली, इतिहासकार पंडित जी, अब तो विश्वास हो गया। पंडित पंकज, जो अभी तक विचारों में खोए थे, चौंक कर हंस पड़े। महाराज, आपकी बुद्धि असाधारण है। मैं स्वीकार करता हूँ, यदि यह जलचक्र पूरे किशनपुर में लगाया जाए तो कृषि पुनरुद्धार में क्रांति आ जाएगी। उसी समय लता और जोया भी वहां आ पहुंची। दोनों उत्साह से मशीन को देखते घूम रही थीं। लता ने धीमे से कहा, दीदी, पंडित जी अब ज्यादा मुस्कराने लगे हैं। जोया मुस्कराए, यह अच्छी बात है। महाराज में परिवर्तन देखकर उनका विश्वास लौट रहा है। और देखो, अब तो वे महाराज के कार्यों में पूरा मन लगाकर सहायता कर रहे हैं। लता ने सिर हिलाया और दोनों यंत्र के पास चली गईं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। नई समस्या, कारीगरों की कमी। युवराज सिंह ने गंभीर स्वर में कहा, अब हमें इन जलचक्रों को सैकड़ों की संख्या में बनाना है, लेकिन कारीगर बहुत कम हैं। ये सच था, तकनीक की भरमार थी पर हाथों की कमी। स्वचालित यंत्र नहीं थे और कुशल कारीगर उनकी सबसे दुर्लभ संपत्ति थे। तभी पंडित पंकज बोले, महाराज, आपके कारीगर सीमित हैं, बट जनता नहीं। क्यों न हर जिले, हर गांव तक निर्माण का अधिकार सौंप दिया जाए। कारीगर प्रशिक्षण देंगे और लोग मिलकर इन्हें बना लेंगे। युवराज सिंह की आंखें चमक उठीं। ये समाधान उन्होंने सोचा ही नहीं था। पर फिर उन्होंने कहा, पर लोगों को प्रोत्साहन चाहिए। जबरन श्रम नाराजगी लाता है। पंडित पंकज शांत बोले, तो प्रोत्साहन दीजिए महाराज। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। युवराज सिंह की नई व्यवस्था, श्रम अंक प्रणाली। युवराज सिंह ने सोचा और एक अनोखी व्यवस्था दिमाग में आई। श्रम अंक व्यवस्था। कृषक अपने खेतों के मालिक रहेंगे, लेकिन जो लोग अतिरिक्त श्रम करेंगे, नहर निर्माण, सड़क निर्माण, जल चक्र बनाना, गोदाम बनाना, उन्हें श्रम अंक, वर्क पॉइंट्स मिलेंगे। इन अंकों को वर्ष के अंत में बदला जा सकेगा। अनाज में, कपड़े में, तेल में, अन्य आवश्यक वस्तुओं में। ये लोगों पर बोझ नहीं डालेगा, बल्कि उन्हें अतिरिक्त कमाई देगा। कृषक खेती के खाली समय में पूरा किशनपुर खड़ा कर देंगे। पंडित पंकज कई बार सिर हिलाते रहे। महाराज, ये व्यवस्था जनता का हृदय जीत लेगी। जबरदस्ती नहीं, प्रोत्साहन। जनता खुश रहेगी, किशनपुर मजबूत होगा। युवराज सिंह ने गंभीर स्वर में कहा, अगर मुझे अपना राज्य सुरक्षित रखना है तो जनता को एक करना ही होगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अंतिम चाल, तकनीक पर अधिकार। निर्णय हो गया, हर जिले में कारीगर भेजे जाएंगे। जनता प्रशिक्षण लेगी और निर्माण शुरू करेगी। पर युवराज सिंह एक बात जानते थे, तकनीक ही असली शक्ति है। इसलिए उन्होंने जलचक्र के भीतर एक विशेष धातु घटक लगाया, धातु रोलिंग बेरिंग, जो केवल उनके यंत्र निर्माण विभाग ही बना सकता था। इससे वे पूरी तकनीक पर नियंत्रण रखते थे और भविष्य का लाभ भी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। युवराज सिंह के बनाए लोहे के घर्षण रहित रोलिंग बेरिंग पानी के विशाल बैलचाल जलचक्र से जुड़े थे। इन बेरिंग्स की वजह से बैलों का बोझ आधा हो गया था। जहां पहले 4 बैल लगते, अब 2 बैल आसानी से पूरा पहिया चला लेते थे। बेरिंग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा स्टील की गोलियां थीं। युवराज सिंह के पास सटीक मशीनें नहीं थीं, इसलिए वह पिघले हुए लोहे की बूंदों को ऊंचाई से गिराकर स्वाभाविक रूप से गोल बनाते थे। नीचे रखे ठंडे पानी के टैंक में गिरते ही वे गोलियां जम जाती थीं। इन गोलियों का आकार असमान होता था, जिन्हें बाद में लेथ मशीन पर घिसकर बराबर किया जाता था। इन रोलिंग बेयरिंग्स को जलचक्र में लगाकर युवराज सिंह ने एक ऐसा हिस्सा बना दिया था जिसे कोई नकल नहीं कर सकता था। वह जानते थे कि खदान मालिक इस मशीन के लिए अच्छे दाम देंगे।
पंडित पंकज ने सभी जिलों के कारीगरों को किशनपुर बुलाने का आदेश भेजा और जलचक्र की खबर तेजी से फैलने लगी। व्यापारी भी चौकस हो गए थे। हाल ही में युवराज सिंह के कई आविष्कारों ने पूरे राज्य का ध्यान खींचा था। युवराज सिंह ने इसे छिपाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने अपने खेतों में सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए जल चक्र लगवा दिए थे। एक किसान ने देखा और बोला, युवराज, ये चक्र तो कमाल कर रहा है। एक दिन में उतना पानी उठा लेता है जितना पुराना चक्र 10 दिन में भी न कर पाए। वासुदेव शुक्ला उसी दिन एक बढ़ई को साथ लेकर पहुंच गया। युवराज सिंह ने उसकी आंखों और हाथों को देखते ही पहचान लिया कि वह बढ़ई सामान्य आदमी नहीं, बल्कि उसके घर का मुख्य कारीगर है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, गलत, ये पुराना चक्र जितना 10 दिन में करता था, यह 12 दिन का काम एक दिन में कर देता है। कुछ ही देर में करण प्रताप, विशाल देव और मोहनलाल भी वहां पहुंच गए। वे तीनों हर नई चीज को सीखकर पैसे कमाने का मौका ढूंढते रहते थे। करण प्रताप ने जल चक्र को गौर से देखते हुए कहा, 12 दिन का काम एक दिन में। इसका डिजाइन तो हमें याद रखना चाहिए। तीनों ने मन ही मन पूरा ढांचा नोट कर लिया। युवराज सिंह उनकी नजरें समझ गए, पर बोले कुछ नहीं। उन्हें पता था कि बिना रोलिंग बेयरिंग्स कोई उनकी नकल नहीं कर सकता। जल चक्र देखने के बाद वे सब चले गए। लता ने मुंह बनाकर कहा, युवराज, वे लोग तो साफ चोरी करने आए थे। युवराज सिंह हंस दिए, चोरी करने दो, पर बना पाएंगे तभी ना। वे आगे बढ़े और खेतों की ओर देखा। खेतों में नए भर्ती किए गए सैनिक बैलों के साथ हल चला रहे थे। लक्ष्य ने 5000 नए सिपाही भर्ती किए थे, जिनमें से 3000 किशनपुर में और बाकी अन्य जिलों में भेजे गए थे। अब लक्ष्य और 5000 जवान भर्ती करना चाहता था, पर युवराज सिंह ने कहा कि इस बार समुद्र किनारे रहने वाले परिवारों के लड़कों को प्राथमिकता दी जाए। वे आगे चलकर नौसेना की रीढ़ बनेंगे। दूर खेतों में सैनिक पसीना बहा रहे थे। कुछ जगह लक्ष्य खुद जमीन साफ कराने की निगरानी कर रहा था। युवराज सिंह की सबसे बड़ी उम्मीद अगले वर्ष की फसल पर टिके थी। लता ने देखकर कहा, युवराज, मैंने कभी सैनिकों को खेती करते नहीं देखा। उन्होंने हल्के से उसके माथे पर हाथ रखा। मेरे साथ रहोगी तो बहुत कुछ पहली बार देखोगी। वापसी में किशनपुर शहर में व्यापारियों की भीड़ देखकर युवराज सिंह के होठों पर संतोष की हल्की मुस्कान आई। उन्होंने पहला कदम सही दिशा में रखा था। अब उन्हें और व्यापारियों को आकर्षित करना था, उन्हें जमीन खरीदने और कारखाने खोलने के लिए प्रेरित करना था। उनके बनाए सुगंधित साबुन, इत्र और शराब शुरुआत भर थे। जल चक्र थोड़ी तकनीक दिखाता था, पर असली खजाना अभी उनके दिमाग में था। एक समस्या फिर सामने थी, उनकी रियासत में हुनरमंद कारीगर कम थे। पंडित पंकज का सुझाव ठीक था, लेकिन काफी नहीं था। अब युवराज सिंह को अपनी तकनीकी सेना तैयार करनी थी, और इसके लिए सबसे आसान लोग थे दास। वे नियंत्रण में रहते थे और प्रशिक्षण देकर कुशल कारीगर बनाए जा सकते थे। बसंत आने के साथ युवराज सिंह की योजनाएं आकार लेने लगी थीं। फौज, सड़कें, जल चक्र, व्यापारी और अब तकनीकी शिक्षा। उनके लिए असली ताकत धन या राजनीति नहीं थी, ज्ञान था। जब दूसरे लोग सोने चांदी के पीछे भाग रहे थे, युवराज सिंह चुपचाप ऐसी तकनीकी जाल बिछा रहे थे जो आने वाले समय में पूरे साम्राज्य का चेहरा बदल देगा। राजकुमार, इस बार मैं आपके लिए पूरे 3000 दास लेकर आया हूं। ही। युवराज सिंह अभी लियांग दहाई को ढूंढने निकले भी नहीं थे कि वह खुद ही दौड़ा दौड़ा उनके पास आ पहुंचा। बैल चालित जल चक्र पूरा हुए कुछ ही दिन हुए थे और वह फिर से घासभूमि से लौट आया, उत्साहित, जैसे कोई बड़ा खजाना लेकर आया हो। 3000, इतना बड़ा हुजूम कैसे? कर्णदेव की आवाज में साफ अविश्वास था। लियांग दहाई फूला न समाया, राजकुमार, इस बार तो जैसे आसमान से बरकत बरसी। इस साल की भीषण बर्फबारी ने उन बर्बर कबीलों के ढोर ढगर मार डाले। दयु साम्राज्य से व्यापार खुला होने के बावजूद वे ज्यादा दासों का पेट नहीं भर सकते थे। भूखे मरने देने से अच्छा उन्होंने मुझे बेच डाले खाने के बदले। वह थोड़ा रुका, फिर गर्व से बोला, कई कबीलों में घुसकर मैंने 3000 दास इकट्ठे किए। चालाक थे, दाम बहुत लगाए, लेकिन मैंने सोचा कि युवराज जी को तुरंत दास चाहिए, तो सब खरीद लाया। युवराज सिंह संतोष से सिर हिलाया। इस बार दहाई ने सच में काम कर दिया था। उन्हें अब इस बात से फर्क नहीं पड़ता था कि ये बर्बर कबीले दयु के दुश्मन थे। उनकी रियासत का विकास पहले आता है, बाकी सब बाद में। वर्षों से वे कबीले सीमाओं पर छापे मारते रहे थे। दयु के हजारों लोगों को उठा ले जाते, कई तो रास्ते में ही मर जाते। जो बचते, वे घासभूमि में नरक जैसी जिंदगी जीते। 10 में से एक भी वापस लौटता तो चमत्कार माना जाता। कई किस्से भी थे कि वे दयु के कैदियों को जंगल में छोड़कर शिकार की तरह मारते थे, समय काटने का खेल। युवराज सिंह बोले, तुमने अच्छा काम किया, कीमत मायने नहीं रखती। ये सभी दयु के नागरिक हैं। पकड़े जाना ही हमारा अपमान था। चाहे चांदी से, चाहे ताकत से उन्हें वापस लाना पुण्य है। कीमत बता दो, मैं सब ले लूंगा। लियांग दहाई की आंखें चमक उठीं। उसने सुना था कि युवराज सिंह हाल ही में बहुत धनवान हो गए हैं। व्यापारी संघ, नीलामियां, विदेशी व्यापार। पर पैसा होना और पैसा देना दो अलग बातें थीं।
वह कुछ देर संकोच में रहा, फिर गहरी झुककर बोला, राजकुमार, आपका नाम लेकर व्यापार करना ही मेरे लिए सौभाग्य है, पर एक छोटी सी विनती है। क्या मुझे किशनपुर व्यापारी संघ में शामिल होने की अनुमति मिलेगी? युवराज हल्का मुस्कुराए। किशनपुर व्यापारी संघ तो अब एक किंवदंती बन चुका था, ऐसा लगता था जैसे कोई बहुस्तरीय योजना हो। किशनपुर व्यापारी संघ में शामिल हो जाओ, धन खुद चलकर आएगा। अगर तुम बाहर नहीं होते तो मैं खुद तुम्हें बुलाता, युवराज बोले। तुम मेरे साथ दास व्यापार कर रहे हो, मतलब अब तुम मेरे आदमी हो। व्यापारी संघ में शामिल होना स्वाभाविक है। फिर उनका स्वर थोड़ा गहरा हुआ। और मैंने अपना निजी व्यापार विभाग भी बनाया है। अगर तुम चाहो तो ली कायुवान को रिपोर्ट करो। आगे से तुम मेरे अधीन रहोगे। और अगर तुम्हारा योगदान बढ़ा रहा। वे रुके, उनकी आंखों में तेज चमका। तो शायद भविष्य में मैं तुम्हें एक सरकारी पद भी दे दूं। ये 4 शब्द, सरकारी पद, लियांग दहाई के दिल में बिजली बनकर गिरे। उसका पूरा शरीर कांप उठा। दयू की तरह हर साम्राज्य में आम जनता का ऊपर उठना लगभग असंभव था। चाहे परीक्षा पास कर लो, पर कन्हे साक्षात्कार में आपका खानदान, चेहरा, पहचान, सबका हिसाब होता था। बड़े घरानों का कोई नौजवान ही आगे बढ़ता था। एक व्यापारी का अधिकारी बनना मानो राख से उड़ता हुआ फीनिक्स। राजकुमार की कृपा दहाई कभी नहीं भूलेगा। वह घुटनों के बल धरती पर गिर पड़ा। युवराज सिंह शांत रहे। उनके लिए सरकारी पद बस एक गाजर था, एक चारा। पर इस युग में ये चारा सोने से भी मूल्यवान था। बहुत खुश मत हो, युवराज ने ठंडी आवाज में कहा। जो मैं देता हूं उसे वापस भी ले सकता हूं। सब तुम्हारी योग्यता पर निर्भर करेगा। दहाई फिर झुक गया। मैं समझ गया। जब भी आपका आदेश हो मैं आग पानी भी पार कर जाऊंगा। युवराज बस हल्का मुस्कुराए। देखेंगे। लियांग दहाई को विदा कर युवराज सिंह कार्यशाला क्षेत्र पहुंचे, जहां नए दासों को रखा गया था। चंद्रेश ने वहां एक बड़ा दास आवास बनवाया था, ऊंची दीवारों से घिरा हुआ, ताकि न कोई भाग सके, न कोई झांक सके। दृश्य मन को चीर देने वाला था। ये लोग पिछले समूह से अलग थे, ये तो सिर्फ चलते फिरते ढांचे थे। सालों की यातना ने उनकी आंखों से जीवन निकाल दिया था। केवल कुछ जवानों में थोड़ी रोशनी शेष थी। युवराज ने आदेश दिया, बूढ़ों और बच्चों को अलग किया जाए। 13 से 30 वर्ष के बीच वालों को चुना जाए, जो सीखने में सक्षम हो। 3000 में से सिर्फ 300 बचे। बाकी या तो पहले ही मर चुके थे या मारे जा चुके थे। लेकिन इन्हीं 300 से युवराज सिंह अपना औद्योगिक भविष्य गढ़ेंगे। अगली सुबह वे उन्हें किशन नदी के किनारे ले गए। उनकी आवाज शांत थी, न ज्यादा नर्म, न कठोर। तुम कभी दयू के नागरिक थे। बर्बरों ने तुम्हें घरों से छीन लिया, लेकिन अब मैंने तुम्हें खरीद कर आजाद किया है। भीड़ में हलचल दौड़ गई। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि कोई ऐसा भी कह सकता है। मैं तुम्हें रहने के लिए बाध्य नहीं करूंगा। जो जाना चाहे जा सकता है। लेकिन कोई नहीं हिला। पर यदि तुम रुकते हो तो दास नहीं रहोगे। तुम्हें कौशल सिखाया जाएगा। मेहनत करोगे तो भोजन, कपड़े, चांदी और एक दिन पूरी स्वतंत्रता मिलेगी। उनकी आंखों की मरी हुई रोशनी फिर से जगने लगी। मैं तुम्हें बेड़ियां नहीं दूंगा। युवराज का स्वर नदी के ऊपर फैल गया। मैं तुम्हें भविष्य दूंगा। एक भी व्यक्ति नहीं गया। आज से वे दास नहीं थे। किशनपुर की औद्योगिक क्रांति के पहले शिष्य थे। इतिहास के पहिए घूमने लगे थे। आने वाले वर्षों में ये भूले बिसरे लोग कारीगर बनेंगे, अभियंता बनेंगे, फोरमैन बनेंगे। युवराज सिंह की फैक्ट्रियों की रीढ़ जब दूसरे सत्ता के पीछे भागेंगे, युवराज सिंह चुपचाप एक नया युग खड़ा कर रहे होंगे। एक दिन यही 300 लोग ऐसी मशीनें बनाएंगे जो दयू साम्राज्य को हिला देंगी। एक दिन उनके हाथ ऐसे हथियार गढ़ेंगे जो कुलीनों की जंजीरें तोड़ देंगे। एक दिन वे पीछे मुड़कर इस पल को देखेंगे और समझेंगे कि किशन नदी के किनारे उम्मीद फिर से जन्मी थी।